नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग राजस्थान में, आप लोगों को पता है कि रीट भर्ती का दौर चल रहा है और साथ ही में मैथ्स बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि रीट में आप लोगों को पता है कि मैथ्स के ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, आपको मैथ्स सब्जेक्ट्स लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पूरी पूरी आती है। तो वो लोग तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या कि जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैंने सोचा एक सीरीज स्टार्ट की जाए जिसमें हम लोग पूरी की पूरी मैथमेटिक्स इसी चैनल पे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वो किस प्रकार से पढ़ेंगे, वो जीरो टू हीरो सीरीज होगी। ठीक है, जीरो टू हीरो मतलब अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो वो भी इस क्लास को देख सकता है, और साथ ही में अगर किसी को कुछ आता भी है या जिसने बहुत सारे मैथ्स पढ़ रखी है, जो प्रैक्टिस करना चाहता है या जो रिवीजन करना चाहता है, तो वो भी इस सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अपनी जीरो टू हीरो सीरीज की पहली वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीट भर्ती में। साथ ही में आप लोगों को पता है कि सीटेट में भी ये टॉपिक पूछा जाता है मैथ्स में। ठीक है, तो देखिए रीट में किस प्रकार से करता है। रीट में L1 वाले बच्चों के लिए और L2 वाले बच्चों दोनों के लिए होगा। ठीक है, L1 में आप लोगों को पता है कि नंबर सिस्टम के 5 प्रश्न आते हैं और L2 में भी 2 से 3 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 प्रश्न आते हैं, उन पांचों प्रश्नों को हम लोग इसमें करेंगे। इस क्लास से बाहर ये 5 प्रश्न तो नहीं जाने वाले। ठीक है, ये तो मेरी गारंटी है कि इन 5 प्रश्नों को तो इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लास्ट तक आप लोगों के साथ में रहूंगा जब तक रीट भर्ती परीक्षा नहीं हो जाती और सिलेक्शन तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन नंबर सिस्टम में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ एक चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। जैसे हम लोगों को एक डाउट आता है कि संख्या और अंक क्या होते हैं। ठीक है, संख्या और अंक क्या होते हैं, तो वो समझ लेते हैं सबसे पहले। देखिए प्रकृति में केवल 10 अंक विद्यमान है। प्रकृति में केवल 10 अंक विद्यमान है। कौन कौन से जो मैं लिख रहा हूं देखिएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, उसके बाद में अगर 10 लिखूं तो 1 और 0 से ही बनता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो प्रकृति में केवल 10 अंक विद्यमान है और इन्हीं के प्रयोग से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो संख्याएं कैसे बनती है, अंकों के प्रयोग से। क्लियर है, संख्याएं किस प्रकार से बनती हैं, अंकों के प्रयोग से। क्लियर हुआ। तो अंक और संख्या में अंतर आप लोगों को समझ में आया कि अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है। ठीक है, अब देखिएगा एक एक करके टाइप समझते जाएंगे और एक एक टाइप के प्रश्नों को हल करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक टाइप लिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलकर हम लोग एक टाइप लिखते हैं, टाइप 1। टाइप 1 लिखते हैं हम लोग, सबसे बड़ी वह सबसे छोटी संख्याएं। सबसे छोटी संख्याएं। ठीक है, पहला टाइप होने वाला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, क्योंकि हमें सिर्फ प्रश्न सही करना है, बहुत ज़्यादा मास्टरी नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे बड़ी संख्या पूछे अगर, सबसे बड़ी संख्या अगर मान लीजिए आपको किसी भी अंकों की, कितने भी अंकों की संख्या पूछ ले और सबसे बड़ी संख्या पूछ ले, तो जैसे मान लीजिए आपको पूछ ली कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलिए छोटे से समझाते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए पूछ ले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप लोग जितने भी अंकों की पूछी जाए उतने 9 लिख देंगे। 4 और 5, जैसे 99,999 हो जाएगी 9 अंकों की, माफ कीजिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अगर वहीं पे आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ ली जाए, वहीं पे आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ ली जाए, सबसे छोटी संख्या पूछ ली जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या के लिए आप लोग करेंगे कि यहाँ पे जैसे 5 अंकों की ही मान लीजिए, तो आप लोग एक तो एक लिख देंगे, बचे हुए 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10,000। क्लियर है। अब आपको एक होमवर्क देता हूं, मैं यहाँ पे होमवर्क देता हूँ क्या, कि आप लोग मुझे 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं कमेंट सेक्शन में बताइए। 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो पहला टाइप हम लोगों का कंप्लीट होता है, पहली जो चीज है वो हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या लेखन की पद्धति। ठीक है,
टाइप 2 आता है संख्या लेखन की पद्धति, टाइप 2 लगा के लिखते हैं, टाइप 2 संख्या लेखन की पद्धति। संख्या लेखन की पद्धति। देखिए संख्या लेखन की पद्धति में हम लोग दो प्रकार की पद्धति पढ़ते हैं, और दो कौन से हैं, एक तो भारतीय और एक अंतरराष्ट्रीय। सबसे पहली पद्धति हम लोग पढ़ते हैं भारतीय पद्धति, ठीक है, और दूसरी हम लोग पढ़ते हैं कौन सी, अंतरराष्ट्रीय। वो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले भारतीय पद्धति देख लेते हैं। देखिए भारतीय पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं एक लंबी सी संख्या लिखता हूँ, 9 7 6 4 3 8 5 9 2 1, ठीक है। इतने में आप लोग समझ जाएंगे। देखिए हम लोग जो गिनती है वो इस प्रकार से, मतलब गिनती नहीं बोलूंगा, इस आपको भारतीय पद्धति में इस प्रकार से याद रखना है कि हम लोग राइट टू लेफ्ट चलते हैं, और सबसे पहली जो संख्या आती है उसे हम लोग इकाई, अंतिम दो संख्याओं को दहाई, अंतिम तीन को सैकड़ा, चौथी हजार, पांच 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस प्रकार से संख्याएं चलती जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को लगभग 1 करोड़ तक याद रखनी है, क्योंकि आपके जैसे L1 में सिलेबस में डाल रखा है कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, तो आपको 1 करोड़ तक लगभग याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गई संख्याएं। अब इनको लिखते किस प्रकार से हैं, जैसे मैंने लिखा इस प्रकार से भारतीय पद्धति में नहीं लिखते। भारतीय पद्धति में क्या करते हैं, सबसे पहले तीन संख्याओं के पहले कोमा, उसके बाद में हर दो दो संख्या के पहले कोमा लगाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तीन के बाद में और फिर दो दो के बाद में कोमा लगती चली जाती है, ठीक है। अब देखिए जैसे इसका अर्थ क्या होता है, ये तो सैकड़ा हो जाएगा, जैसे 900, फिर अगले दो भी अगर शामिल कर लिए जाए तो वो हजार हो जाएगा, 85,000, फिर 43 लाख हो जाएगा, फिर 76 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से, 76 करोड़ 43,85,921, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है। अब देखिए भारतीय संख्या पद्धति में ही हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, और वो चीज हमारी निकल के आती है स्थानीय मान और जातीय मान। L1 में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब हेडिंग है एक तरीके से, सब टाइप है। सब टाइप क्या है, स्थानीय मान, स्थानीय मान व जातीय मान, स्थानीय मान व जातीय मान। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान की अवधारणा क्या कहती है वो देखिएगा। स्थानीय मान और जातीय मान की अवधारणा ये कहती है, सबसे पहले जातीय मान ऐसे समझिए कि जाति होती है, ठीक है। किसी भी चीज की जाति होती है और जाति कभी नहीं बदलती, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी भी अंक का जातीय मान पूछे तो वो खुद हो जाएगा, जैसे 5 का जातीय मान 5 ही होता है। अब 5 चाहे कहीं भी लिखा जाए उसका जातीय मान हमेशा 5 होगा। लेकिन स्थानीय मान स्थान पर निर्भर करता है, स्थान के रूप में परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। अगर स्थान बदला जाएगा तो जो अंक का स्थानीय मान है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। स्थानीय मान किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये संख्या लिख रखी है, इसी संख्या में आप लोगों को 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो आप लोग पिछली संख्याओं को तो इग्नोर करेंगे, लेकिन जो राइट हैंड साइड में संख्या है उनको आप लोग फोकस करेंगे। कैसे, आप लोगों को 8 का निकालना है, 8 लिखिए, और 8 के राइट हैंड साइड में जितनी भी संख्याएं हैं उतने जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4, चार संख्याएं हैं तो मैं 4 जीरो लगा देता हूँ, ठीक है। तो 80,000 हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि जो 4 है इसका स्थानीय मान निकाल के बताइए, तो 4 लिख दीजिए। इधर हमें कुछ फोकस नहीं करना, लेकिन इधर जितनी भी संख्याएं बची है उतने जीरो लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो हम लोग लगा देंगे, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। अब देखिए प्रश्न एक प्रकार से और पूछा जाता है, और प्रश्न किस प्रकार से आता है स्थानीय मान से। स्थानीय मान ना पहले तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता था, लेकिन अब ना पेपर थोड़ा टफ बनाने का प्रयास किया जाता है, एक्चुअल में बनता भी नहीं है टफ, इतना भी नहीं बनाया जाता, लेकिन फिर भी वो अपने दिमाग में सोचते हैं कि हम लोग बच्चों को घुमा देंगे। लेकिन बेसिक सी चीजें हैं, देखिएगा। जैसे अगले स्लाइड पे चलते हैं और अगले स्लाइड पे समझते हैं, एक जैसे मैं आपको टाइप समझाता हूँ, देखिए 1 मिनट देखिएगा। मैं आपको टाइप समझाता हूँ, एक टाइप लिखिए आप लोग, और टाइप ए लिख लीजिए, ठीक है। देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे मैं लिख दूं कोई भी संख्या, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये मैंने कोई संख्या लिख दी। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे कि यहाँ पे 7 व 5 के स्थानीय मान, स्थानीय मान के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्थानीय मान के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। दो तरीके बताऊंगा, एक तरीका ही नहीं बल्कि दोनों तरीके बताऊंगा, एक बेसिक और एक स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट तरीके से ही आप लोग एग्जाम में करिएगा, बहुत आसान हो जाता है प्रश्न। अगर देखिए स्थानीय मान के अंकों का, स्थानीय मान का योग, माफ कीजिए अंकों का नहीं पूछेगा, स्थानीय मान का योग,
स्थानीय मान का योग डायरेक्ट यहाँ से ये समझ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से ये है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे पहले मैं इस साइड बेसिक अप्रोच बताता हूँ और उस साइड हम लोग स्मार्ट अप्रोच से करेंगे। देखिए बेसिक अप्रोच हम लोग पेन का कलर चेंज करके करते हैं इधर। सबसे पहले बेसिक अप्रोच करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आपको जो दिया है पहले बेसिक से चलिए, 7 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। 7, 2 जीरो, 2 जीरो और फिर 2 जीरो, क्योंकि 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 6 संख्या है तो 6 जीरो। और फिर 5 का स्थानीय मान निकालना है। 5 के स्थानीय मान के आगे 4 संख्या है तो 4 जीरो लग जाएंगे। तो 4 जीरो हम लोग यहाँ लगा देते हैं और 5 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब इनका योग निकालना है तो हम लोग 7 5 0 5 0 0 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये है बेसिक अप्रोच। हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा स्मार्ट अप्रोच, और स्मार्ट मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें ना प्रश्न का उत्तर जो है वो हमें पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और बराबर निकल के आता है। देखिएगा किस प्रकार से करेंगे कि जैसे 7 और 5 का स्थानीय मान के अंकों का, माफ कीजिए, स्थानीय मान का योग निकालना है तो 7 और 5 जहां जहां दिखे उसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। देखिए मैं फालतू का जो कचरा है उसे हटाता हूँ एक बार, हाँ जी। अब देखिए 7 और 5 को मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब आप लोग देखिए सबसे पहले इधर से शुरू कीजिए। अगर जो भी संख्याओं का योग पूछा है उन संख्याओं को तो ऐसे कैसे लिख दीजिए, बाकी संख्याओं के स्थान पे जीरो लिख दीजिए। इधर वाले तो काउंट ही नहीं करने, ठीक है। जैसे 7 से शुरू होती है संख्याएं, 7 लिख दी, उसके बाद में 6 है, 6 की जगह जीरो, 5 लिख दी, उसके बाद में बाकी की जगह जीरो। बस इतना सिंपल आंसर था, यही आंसर होगा हमारा। तो ये बेसिक अप्रोच होती है कि मतलब अगर योग पूछा जाए तो आप लोग जिनका भी योग पूछा जाए, अब चाहे सारों का योग पूछ ले, अब प्रश्न बना दे कि सभी की संख्या लिख दे। मान लीजिए लिख दे 8 7 6 5 4 3 2 1, इन अंकों के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो कई बच्चे क्या करेंगे, 8 का निकालेंगे, 7 का निकालेंगे, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, ठीक है। और फिर जोड़ेंगे और वही संख्या निकल के आएगी। लेकिन आपके पास में तो अप्रोच है स्मार्ट अप्रोच। आप लोग उन संख्याओं को देखेंगे जो जो उपस्थित है उसको एज इट इज, बाकी की जगह जीरो। अब सारी उपस्थित है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना दिमाग लगा के आसानी से प्रश्नों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हम लोगों की भारतीय संख्या पद्धति, और भारतीय संख्या पद्धति में स्थानीय मान एवं जातीय मान की अवधारणा। अब देखिए दूसरी जो चीज निकल के आती है, दूसरी चीज निकल के आती है स्थानीय माफ कीजिए, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। दूसरी जो चीज आती है वो आती है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होती है, किस प्रकार से हल किया जाता है, उसको देखने के लिए आप लोग समझिएगा। इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कोमा किस प्रकार लगाए जाते हैं। कोई संख्या लिखते हैं हम लोग, वही संख्या लिखते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब देखिए इसमें एक आध संख्या और लिख लीजिए आप लोग, यहाँ 0 6 3, ठीक है। अब देखिए इसमें कोमा इस प्रकार लगती है, उसमें हम लोगों ने देखा भारतीय पद्धति में कि सबसे पहले हम लोग 3 के बाद में जो है कोमा लगा देते हैं, उसके बाद में 2 2 के बाद में हम लोग कोमा लगाते चलते हैं। लेकिन इसमें इतना लफड़ा है ही नहीं, इसमें सीधा 3 के बाद में कोमा लगती है, हर 3 के बाद में, ठीक है। और इसमें गिनती ऐसे नहीं गिनी जाती कि मिल मतलब 1000 10,000, इसमें सीधा सीधा होता है, पहले 1000, उसके बाद में मिलियन, उसके बाद में बिलियन, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, क्लियर है। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ समझिएगा कि 1 मिलियन में जैसे मैं बताऊँ 10 माफ कीजिए 6 जीरो होते हैं, और जबकि 1 बिलियन की बात करूँ तो 9 जीरो होते हैं। ये याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोग किस प्रकार से करेंगे, इसको काउंट किस प्रकार से करेंगे। देखिएगा ये हमारा 1000 हो जाता है, और इसको हम लोग मिलियन बोल देते हैं, मिलियन। और इस चीज को हम लोग बिलियन बोल देते हैं, कोमा के बाद में जो भी चलता जाता है उसको चेंज करते जाते हैं। अब हम लोग सीधा लिखते हैं 87 बिलियन 654 मिलियन एंड 321 के, 1000 को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 63, ठीक है। तो इस प्रकार से इतनी सिंपल सी चीजें, उतना ज्यादा हार्ड नहीं बनेगा ये पोर्शन। और अब एक ना टाइप निकल के आता है, और टाइप समझिएगा जरा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एक अलग सा टाइप प्रश्न बनता है। किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे प्रश्न बना के देगा कि 100 करोड़ बराबर क्या होगा, ठीक है। ये प्रश्न बना के दे दिया। अब आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन कुछ भी दे देगा, 10 लाख, 1 मिलियन, 1 बिलियन,
ठीक है, इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन दे देगा, चौथा हम लोग आंसर आने के बाद में देखेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता है इसका आंसर क्या होगा, निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए 100 करोड़ है, अब इसको हल किस प्रकार से करते हैं आप लोग। अब मान लीजिए आपको नहीं लिखना आता 100 करोड़ किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, सीधे साधे आदमी भाई, हम लोगों को थोड़ी ना इतनी गिनती आती है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, 100 है, 100 को 100 लिख दीजिए, और करोड़ को आप लोग लिखना सीख चुके हैं, मैंने अभी बताया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो ये करोड़ हो गया। आप जीरो काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 जीरो लग गए, 9 जीरो लग गए, तो मतलब एक के आगे 9 जीरो, 9, ये 9 हो गए ना, काउंट कर लीजिए। जी हाँ, अब गिनिए इसको, यहाँ पे जी, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे। अब ये सीधा सीधा 1 बिलियन हो गया, तो हमारा आंसर सी हो गया, या कुछ भी लिख दो। ठीक है, 1 बिलियन हमारा आंसर हो गया। 100 करोड़ किसके बराबर हो गया, 1 बिलियन के। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दीजिए कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी क्लियर नहीं थे, या जो भी अनक्लियर कॉन्सेप्ट्स थे, वो क्लियर हुए क्या, बताइए जरा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए क्या अभी। फिर हम लोग आगे बढ़े और अपना एक अलग से पोर्शन स्टार्ट करेंगे, फिर बताइए जरा, बताइए, आगे बढ़े फिर। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे कुछ एक संख्याएं निकल के आते हैं। अब संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं, संख्याओं के प्रकार देखते हैं, और उनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हें हम लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो वो सब चीजें अब लोग देखेंगे, और साथ ही में कुछ एक प्रश्न उत्तर हैं, वो भी या तो इस क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और एक एक घंटे की रोज क्लास लेंगे, और नंबर सिस्टम जो है वो आराम से कंप्लीट हम लोग कर देंगे। आज थोड़ा सा नंबर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, देखिएगा, नंबर्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले एक आती है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। दूसरी निकल के आती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरी आती है पूर्णांक संख्या। कौन सी, पूर्णांक। ठीक है, ये तीन संख्याएं सबसे पहले हम लोगों के पास निकल के आती है। अब इनके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं, देखिएगा। सबसे पहले बताऊं तो जो पूर्ण संख्या है, जो पूर्ण संख्या है, या फिर मैं बोलूं नेचुरल नंबर, या फिर मैं बोलूं एन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नेचुरल में एन होता है। तो पूर्ण संख्या होती है, जैसे आप लोग याद किस प्रकार से रखेंगे इस चीज को, कि माफ कीजिए, सबसे पहले प्राकृत संख्या। ठीक है, पूर्ण नहीं, मैंने पूर्ण बोल दिया होगा आई थिंक, तो प्राकृत संख्या। तो देखिए, प्राकृत संख्या किस प्रकार याद रखेंगे, कि वे संख्याएं जो प्रकृति में विद्यमान थी। ठीक है, ये नेचुरल डेफिनेशन नहीं है, बट याद करने के लिए आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, वे संख्या जो प्रकृति में थी। अब आप लोगों को पता है कि जीरो की खोज तो आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, जीरो की खोज तो आर्यभट्ट ने की थी। तो जीरो के अलावा जो भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी प्राकृत है, जीरो के आगे वाली। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जो अनंत तक की संख्याएं हैं वो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं। उसके बाद में दूसरी जो निकल के आती है वो आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हम लोग लिखते हैं डब्लू से। डब्लू मतलब होल नंबर। ठीक है, होल मतलब पूर्ण। अब पूर्ण कब होंगी, जब जीरो बेचारे को अलग बैठा के रखे हो। जो शर्म नहीं आ रही क्या तुम लोगों को, जीरो को अलग बैठा के रखे हो तो उसको भी शामिल करो, तो उसको शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। ठीक है, अब पूर्णांक आया, जब जीरो ही शामिल कर लिया तो वो माइनस वाले बेचारे रोने लगे कि हमने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का, मेरे पहले तो खाली माइनस ही तो लगा है, तो हमें क्यों अलग रख रहे हो। तो माइनस भी शामिल कर लेंगे। तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या बस पूर्ण होनी चाहिए। वो पूर्ण नहीं बोलूंगा, मतलब जो कंप्लीट होनी चाहिए एक तरीके से। ऐसे नहीं कि पॉइंट्स में चलेगा या बट्टा में कुछ चलेगा, पूरी की होनी चाहिए एकदम, मतलब 4, 5 इस प्रकार की। ठीक है, जैसे -1, -2, -3, माइनस में तो इस प्रकार से, और प्लस में हम लोगों की 1, 2, 3 इस प्रकार से, और साथ ही में एक जीरो भी शामिल कर देंगे। तो ये सारी जो संख्याएं ये पूर्णांक संख्याएं हैं। अब देखिए, पूर्णांक को हम लोग दो चीजों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई से, आई मतलब इंटीजर, और जेड से भी हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, तीनों की तीनों संख्याएं आप लोगों ने पढ़ी आज, और तीनों की तीनों संख्याओं में अब हम लोग बेसिक संक्रियाएं जैसे पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन समझा जरूर सकता हूँ कि बेसिक जो ऑपरेशंस हैं। ठीक है, बेसिक जो ऑपरेशंस है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। L1 में खास करके पूछा जाता है। L1 में क्या आता है, एक चीज बेसिक ऑपरेशंस है, कि बोर्ड मास रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मास। ठीक है, ये रूल क्या है क्या नहीं है ये भी समझ लेते हैं, और L1 में इससे प्रश्न बनता है। मुझे लगता है अगर नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछा गया और 5 प्रश्न बने, तो एक प्रश्न जो है वो बोर्ड मास को भी मिलना चाहिए बेचारे के साथ में, वरना जस्टिस नहीं होगा। ठीक है, BOD, MA,
एस बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास का रूल क्या क्या बोलता है कि जब भी कोई समीकरण दी हो जिसमें बहुत सारी संक्रियाएं एक साथ में हो और उनको हल करना हो, बहुत सारी संक्रियाएं एक साथ में हो और उनको हल करना हो, इस प्रकार की कोई समीकरण आपको दी जाए, तो बोर्ड मास का रूल बोलता है सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑफ मतलब का, कई बार देखा होगा ना कि 80 का 5%, ठीक है। तो किस प्रकार, माफ कीजिए 85 का 5%, तो किस प्रकार सोल्व करते हैं, 85 का की जगह मल्टीप्लाई 5/100 या 1/20, फिर काटते हैं, इस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं ना, इसी प्रकार से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो, उसके बाद में ऑफ, ऑफ बोलते हैं का को, ये ऑफ है ना, इस प्रकार नहीं लिखा जाता, ये वाला ऑफ नहीं है, ये डबल ऑफ है, ठीक है, डबल वाला ऑफ है, क्लियर है। तो का समझ में आया। उसके बाद में डी मतलब डिवाइड यानी भाग, उसके बाद में एम मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना, ए मतलब एडिशन यानी जोड़, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, ठीक है। तो इसी क्रम में आप लोग चीज़ों को हल करेंगे। अगर आपको समीकरण प्रोवाइड की जाती है तो सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट करेंगे या कोष्टक जो है वो हल करेंगे। अब देखिए एक चीज़ समझाता हूँ, इसको छोड़िए, सबसे पहले यहाँ थोड़ा फोकस करिएगा। सबसे पहले आप लोग करते हैं कोष्टक हल। कोष्टक भी तीन प्रकार से हल करते हैं, ठीक है, इसी क्रम में चलेंगे। सबसे पहले बड़े वाले ब्रैकेट्स सोल्व होंगे, उसके बाद में जो मझले ब्रैकेट है या मझला कोष्टक जो हम बोलते हैं वो सोल्व होंगे, उसके बाद में छोटे कोष्टक सोल्व होंगे, क्लियर है। तो कोष्टक भी इसी क्रम में सोल्व होंगे, सबसे पहले बड़ा कोष्टक, फिर मझला, फिर छोटा, उसके बाद में का, उसके बाद में डिवाइड, उसके बाद में मल्टीप्लाई, उसके बाद में प्लस, और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, क्लियर है। तो ये एक बेसिक ऑपरेशंस पे प्रश्न पूछा जाता है, जो मैंने आपको अभी बता दिया, आप लोग अब क्लियर कर सकते हैं चीज़ों को। तो यही थी जो बोर्ड मास वगैरह का रूल था, और जो नंबर्स की अवधारणा जी थी वो यही थी, ठीक है, क्लियर है, सभी को क्लियर है। अब देखिए ना, एक दो चीजें और आती है, मैं अगली वाली स्लाइड पे थोड़ा समझाता हूँ, जी हाँ देखिएगा। दो चीजें आती हैं, सबसे पहले आती है पूर्ववर्ती वह, और दूसरी चीज आती है परवर्ती संख्याएं, परवर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं। देखिए दोनों चीजों में किस प्रकार से आप लोग करेंगे, दोनों चीजों में आप लोग इस प्रकार से करेंगे कि पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले वाली, ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली। एक सेकेंड, हाँ, देखिए दोनों में प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी नंबर देगा और पूछेगा इसका पूर्ववर्ती बताइए। तो देखिए पूर्ववर्ती यानी क्या होता है, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यानी -1, यानी कि एक पहले वाली, जबकि परवर्ती क्या होता है, +1, एक बाद वाली, क्लियर है, पूर्ववर्ती और परवर्ती का कॉन्सेप्ट। देखिए पूर्ववर्ती -1 किस प्रकार से होता है, जैसे मैं बोलूँ 999 का पूर्ववर्ती आप लोगों को निकालना है, तो एक घटा के 998 लिख दोगे, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 999 का परवर्ती आप लोगों को निकालना है, 999 का परवर्ती आप लोगों को निकालना है, तो एक जोड़ के 1000 लिख दोगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बोलूँ आपके सामने, जैसे मैं लिखूँ 87, 88 और 89, तो 88 का परवर्ती जो है, या मैं बोलूँ पूर्ववर्ती जो है वो 87 हो गया, और परवर्ती जो है वो 89 हो गया। या फिर मैं कह सकता हूँ कि 87 का परवर्ती क्या हो गया, 87 का परवर्ती क्या हो गया, 88 हो गया, मतलब +1 होता है परवर्ती। तो शब्दों का ही खेल है, आप लोग शब्द पकड़ जाएंगे तो आप अपना जो प्रश्न है उनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। बस शब्दों पे ध्यान रखिएगा थोड़ा। और चलिए, आई थिंक हमारी क्लास का टाइम हो गया है, हम लोगों को क्लास यहीं एंड करनी चाहिए। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, पूर्ण संख्याएं हम लोगों ने पढ़ी, पूर्णांक पढ़े, प्राकृत पढ़ी, लेकिन बहुत सारी संख्याएं छूट गई, सम संख्या, विषम संख्या, माफ कीजिए, परिमेय, अपरिमेय, ठीक है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो ये सारी संख्याएं क्या होती है, क्या इनके कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और पूरी की पूरी मैथमेटिक्स इसी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे सेलेक्ट कर लेना, और साथ ही में क्लास को एक लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लासेस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करके रखते। तो मेक श्योर करिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों की जो रीट की तैयारी है वो हो बहुत अच्छी तरीके से चलती रहे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल इसी के पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।